तीनों कहेंगे हाँ। कि आप हमें से कहोगे कि धांधली हुई है, आप आरोप लगा रहे हो तो आप सबूत लेकर आओ। आप कहते रहिए, अरे कसम नहीं खा रहे हैं, शपथ नहीं दे रहे हैं, कहते रहिए। ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, और आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को टोंटी चोरी करने की जरूरत पड़ेगी? ब्राह्मण, खास अपर कास्ट में सिर्फ ब्राह्मण है ना, का मार्क्स अचानक से ज्यादा हो जाता है। बटेंगे तो कटेंगे। तलब किया, बुलाया अपने यहाँ, बोला कि ये क्या हुआ, जंगल राज चल रहा है। कितने विधानसभाओं में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, कितने मुसलमान अभी विधायक हैं? तो लगता नहीं कि 15 लालू जी को चले गए। नीतीश जी ने लालू जी को कई बार धोखा दे दिया। लोगों को लगता है ये कौन आ गया बीच में हमारा स्पेस खाने के लिए, ये आरजेडी कौन होती है? लालू जी को लेकर, अरे बताइए अब कैंपस में भी ये चलेगा, लालू जी ऐसे हैं, लालू जी वैसे हैं, मजाक करते हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, दोनों तरफ से जाहिल कौम। और सच बताएं, तेजस्वी जी वो इंसान है, वो पॉलिटिशियन है जो देखते रहते हैं कि इसमें ये काबिलियत है, ये पार्टी के लिए इतना किया बिना मांगे जो डिजर्व करता है, बिना पूछे वो सबको वो तो स्पेस दिया जाता है। लड़ना नहीं होता पार्टी। आपके पुराने साथी कन्हैया कुमार पे भी आरोप लगते रहे कि सालों दर साल जेएनयू में जो है, जेएनयू हर साल जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज आती हैं, है ना, रैंकिंग में हमेशा टॉप करती है, सरकार की रैंकिंग होती है। तो मतलब उन्होंने एक तकिया कलाम बना लिया है कि बस, मतलब अगर हमें आलोचना करना है तो एज शेमिंग कर दो, और उसके बाद क्या कहते हैं कि सवाल उठा लो, और ट्रोलर्स का तो यही है कि पीठ पीछे कुछ भी, मतलब एक उंगली चलानी है उनके पास। मुखौटा अपना दिखाते नहीं है वो। नैरेटिव तो फिर हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक भी सेट कर रही हो। नहीं, नैरेटिव की बात। अब आप एक बात बताइए कि देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, संविधान की शपथ लिए हुए, कोई आम नागरिक तो है नहीं कि और गए और कंप्लेन कर दिए सीधे झूठ सच। मोदी जी अगर आज कुछ कहते हैं, है ना, तो क्या हम उनसे कहें नहीं मोदी जी आप शपथ लीजिए पहले? नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी, और आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है स्टेट मिरर के इस खास सेगमेंट में। ये वो पॉडकास्ट सेगमेंट है जहां हम अलग अलग मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है। उनके बारे में हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कैफ़ी आज़मी साहब की एक नज़्म से शुरुआत करते हैं, जो हर उस औरत की आवाज़ है जो अपने हक़ और पहचान के लिए लड़ती है और समाज की बंदिशों को चुनौती देती है। ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी हैं, बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी एक चीज़ है, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। 1950 के दशक में लिखी गई कैफ़ी आज़मी की ये नज़्म औरतों के हक की पुकार थी। कैफ़ी साहब मानते थे कि औरत को सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के हर मोर्चे पर उसका कदम बराबर होना चाहिए। कैफ़ी साहब की नज़्म हर उस औरत की आवाज़ है जो अपने मुक़द्दर को खुद लिखने के लिए लड़ती है, जो बंदिशों, सामाजिक बंधनों और पुरानी सोच को तोड़कर अपने हक के लिए डट कर खड़ी होती है। ये नज़्म सिर्फ बड़ी उपलब्धियां करने वाली महिलाओं के लिए नहीं है। इसका मूल भाव हर उस महिला के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी स्तर पर संघर्ष करती है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला मेहमान मौजूद है जो यूपी से ताल्लुक़ रखती हैं और बिहार से भी ताल्लुक़ रखती हैं, जिनका नाम है कंचना यादव। यादव टीवी के शोर शराबे वाले पैनल शो में अपने विचारों को खुलकर मुखरता के साथ रखती हैं। वो पुरुष प्रधान पैनलिस्टों के बीच भी बिना झुके डट कर अपनी बात कहती हैं, चाहे बात जातिवाद या उनकी विचारधारा पर कटाक्ष की हो। वो अपने हक और अपने दृष्टिकोण को साहस और स्पष्टता के साथ सामने लाती हैं। कंचना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर स्पेस दिया, इनवाइट किया। बिल्कुल, आप जो हैं, हमने सोचा कि जब आप टीवी पे इतनी मुखरता के साथ बोल ही रही हैं, तो क्यों ना एक पॉडकास्ट भी आपके साथ किया जाए। हाँ, बात प्लेटफॉर्म की है। टीवी भी एक जरिया है, आपका भी जो माध्यम है पॉडकास्ट वह भी एक जरिया है, और किसी भी जरिए से बात जानी चाहिए। बात बस दिल तक पहुंचनी चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात। तो आरजेडी की प्रवक्ता हैं आप। हमने आपका
एक रूप देखा हुआ है। ये कंचना जो है बड़ी सहजता से कहिए या आक्रोश के साथ अपनी बात कह देती हैं, और मैं वीडियो देखती हूँ, वो तमाम वीडियोस वायरल होती हैं आपके सोशल मीडिया पे, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन कंचना ये बताइए कि बात राजनीति पे करेंगे, पहले हल्की फुल्की बात करते हैं कि पटना से यूपी, यूपी से फिर दिल्ली, कैसे शुरू हुआ ये सफर, फिर कैसे राजनीति में एंट्री ले लिया आपने? देखिए, मैं आलिशा जी सच बताऊं हम्म। आपको तो मैं ग्रेजुएशन बीएचयू से की, और तब अच्छा। तक मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि मैं आगे पॉलिटिक्स में जाऊंगी। हम्म। और मैं जेएनयू आई मास्टर्स करने के लिए, हम्म। एमएससी मैंने किया हम्म। लाइफ साइंसेस से, जेएनयू से। हम्म। एमएससी के दौरान भी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आगे जाऊंगी। हाँ। लेकिन फिर पीएचडी मैंने ज्वाइन किया, हाँ। डेटा साइंस एंड हम्म। मशीन लर्निंग ऑन कैंसर जूलॉजी। सोमैटिक म्यूटेशंस पे हम्म। काम है मेरा। तो उस समय 2017-18 की बात है, हम्म। और आप जानते हैं जेएनयू की पॉलिटिक्स हाँ, लेफ्ट हाँ। और राइट की बाइनरी होती है, और बीच में जो होता है उसको सब मिटा दिया जाता हाँ, है, हाँ, लेफ्ट है राइट है, बस यही दोनों हैं। हाँ। तो हमारे कुछ समाजवादी सोशलिस्ट लोग जो यूपी से भी थे, बिहार से भी थे, हम्म। जो चाहते थे कि एक समाजवादी विचारधारा बने जेएनयू में, है ना, जैसे राइट है लेफ्ट है, यही क्यों रहे, हम राइट लेफ्ट ही क्यों करें, हमारी जो अपनी विचारधारा है वो बने। तो उन्होंने कोशिश की, तेजस्वी जी से मिले, फिर संजय यादव जी जेएनयू आए, और वो जब जेएनयू आए लोगों से मिले और लगा कि नहीं, यहाँ पर लोग हैं जो लालू जी की विचारधारा, जो समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने छात्र आरजेडी का गठन कर दिया। 2018 की बात ये है। 18 की बात है, और 18 आप 17 में? हाँ, मैं 17 में आप आई हैं, थी हाँ। जेएनयू में। तो उस समय जिन लोगों ने छात्र आरजेडी बनाया, जो हमारे साथी सब रहे, और आपको सच बता दें, जितनी मार हमें राइट से पड़ती थी उतनी मार हमें लेफ्ट से भी पड़ती थी। लोगों को लगता है ये कौन आ गया बीच में हमारा स्पेस खाने के लिए, ये आरजेडी कौन होती है। लालू जी को लेकर, अरे बताइए अब कैंपस में भी ये चलेगा, लालू जी ऐसे हैं, लालू जी वैसे हैं, मजाक करते हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, दोनों तरफ से अपने आप को एलीट कहे जाने वाले जो लोग हैं, हाँ, वो उनको लगता था अच्छा लालू यादव की पार्टी अब यहाँ रहेगी जेएनयू में। अच्छा। आप सोचो कितनी हीन भावना से वो लोग कहते थे ये बात। हमने 18 में हमारे कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा, और 8,000 की कैपेसिटी है, जिसमें 5,000 5,500 मुश्किल से वोट करते हैं, उसमें हमें 550 से ज्यादा वोट मिला। उतना तो और किसी पार्टी को जो बीच में बसती है, एनएसयूआई हो गया कोई पार्टी, उनको वोट नहीं मिलता। तो तभी से हम लोग वहां से छात्र आरजेडी से जुड़े, हम लगातार तब से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट लड़ते हैं। तो हमारे जैसे मैं हूँ और जो छात्र यूनिट से जुड़े, पार्टी ने सबको देखा कि ये लोग जेएनयू जैसे जगह पे, है ना, कि संघर्ष कर रहे हैं, और लालू जी की जो विचारधारा कर रहे हैं, नहीं, वो लालू जी की टोन जो है, भाषा जो है, वो जमीनी भाषा है, उससे कनेक्ट करते हैं, उनके आइडिया पे जाओ, है ना। और जब हम उसके लिए लड़ने लगे, बोलने लगे, तो हम सबको, तेजस्वी जी ने हम सबको स्पेस दिया। अच्छा। और सच बताएं, तेजस्वी जी वो इंसान है, वो पॉलिटिशियन है जो देखते रहते हैं कि इसमें ये काबिलियत है, ये पार्टी के लिए इतना किया बिना मांगे, बिना मांगे जो डिजर्व करता है, बिना पूछे, वो सबको वो तो स्पेस दिया जाता है। लड़ना नहीं होता पार्टी में, मतलब अपनी ख्वाहिश जाहिर नहीं करनी होती है कि नहीं मुझे नहीं, हम सबको जेएनयू में एक अनवर पाशा जी प्रोफेसर हैं वो, और 3 हम लोग स्टूडेंट ही थे तब, पीएचडी कर रहे थे, तभी हम लोग को जो है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सीधे बना दिया गया। आप बताइए अलीसा जी, कौन से पार्टी में, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी में, आपसे पूछ रही हूँ, इंडिया में इतने कम उम्र में, है ना, पीएचडी कर रहे हुए जेएनयू जैसे जगहों से इतने कम उम्र में कौन प्रवक्ता बनाता है, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आपको सीधे मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंचा देता है। तो इसका मतलब है कि नेता आपको परखता है, वो आपको जानता है कि आप में ये काबिलियत है और आप ये कर सकते हो। जब आपने जेएनयू और उम्र की नाम लिया ना, तो मुझे लगा कि जो आपके ऑपोजिशन वाले हैं वो तो हमेशा आरोप लगाते हैं कि जेएनयू में बैठकर ये लोग जो है सरकार का पैसा खाते हैं और उम्र बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपके पुराने साथी कन्हैया कुमार पे भी आरोप लगते रहे कि सालों दर साल जेएनयू में जो है फ्री का खाना खा रहे हैं और टाइम बिता रहे हैं। तो आपके साथ कभी इस तरीके की बात हुई या किसी ने आपको आलोचित किया उस मामले में? देखिए, एक चीज है अलीसा जी, आप भी जानते हो कि जब ना आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जब आप पे कोई लगाम नहीं लगा सकता, जब आपसे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, जब आपकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता, मैं जेएनयू की बात कर रही हूँ, तब उसके पास सिर्फ एक चीज बचती है कि बदनाम करो। जेएनयू के साथ भी वही हुआ।
जेएनयू हर साल जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज आती हैं, है ना, रैंकिंग में हमेशा टॉप करती है। सरकार की रैंकिंग होती है, भारत की, इंडिया की जो रैंकिंग होती है उसमें भी जेएनयू टॉप करती है। और देश भर में जितने भी अगर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं उनकी संख्या देख लीजिए, सबसे ज्यादा जेएनयू 8,000 की कैपेसिटी है, उसमें ग्रेजुएशन भी है, मास्टर्स भी है, पीएचडी भी है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस जेएनयू देता है, सबसे ज्यादा प्रोफेसर जेएनयू देता है, और अलग अलग फील्ड में जेएनयू देता है। और वहां के बच्चे पॉलिटिक्स भी करते हैं और देश दुनिया के ज्ञान भी रखते हैं। तो क्या क्राइम है अगर देश दुनिया का आपका बच्चा जो पढ़ रहा है और देश भर का, दुनिया भर का, और पॉलिसी मेकिंग में जा रहा है, हर तरह का ज्ञान रख रहा है, तो क्या वो क्राइम है? निर्मला सीतारमन जी भी तो वहीं पे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी तो वहीं से हैं, तो क्या वो क्रिमिनल हैं? तो इस तरह से जेएनयू को बदनाम किया गया, क्योंकि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं ना, तो काउंटर नहीं कर पा रहे। जेएनयू से जो आवाजें निकलती थी उनको काउंटर नहीं कर पाने पे जेएनयू को बदनाम किया गया। मैं भी जब, हालांकि मैं तो जेएनयू से निकल चुकी हूँ, मेरी पीएचडी हो गई है, मैं जब भी कुछ पोस्ट करती हूँ, जैसा आपने पूछा, या कुछ चैनल पे बोलूं, उसमें ऐसे 100 ट्रोलर आ जाएंगे जो कहेंगे कि देखो जेएनयू का फ्री में खा खा कर आंटी हो गई है, फ्री में खा खा के बुढ़ी हो गई, अभी पढ़ रही है, जबकि मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ, है ना। और एक पीएचडी करते हुए आप ग्रेजुएशन करते हो, आप मास्टर्स करते हो, फिर पीएचडी करते हुए कितनी एज होती है ना। तो मतलब उन्होंने तकिया कलाम बना लिया है कि मतलब अगर हमें आलोचना करना है तो एज शेमिंग कर दो, और उसके बाद क्या कहते हैं कि सवाल उठा लो। और ट्रोलर्स का तो यही है कि पीठ पीछे कुछ भी, मतलब एक उंगली चलानी है। उनके पास मुखौटा अपना दिखाते नहीं है, वो चेहरे के पीछे वो कौन है वो जो ट्रोलर्स है, लेकिन वो लिखेंगे इस तरीके की बातें। भाई अगर आप कंपटीशन कर पाते हैं तो करिए, अगर आप वहां पहुंच पाते हैं तो पहुंच के देखिए। और जो ये एक बहुत मिथ है, जो लोग कहते हैं कि जेएनयू में फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ सस्ता है, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ कि इंडिया में और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में जेएनयू सस्ता है, और इसीलिए जेएनयू को बनाया गया था। जेएनयू का बनाया ही इसलिए गया हुआ था कि ताकि जो गरीब से गरीब जो तबके के लोग हैं ना, वो भी यहाँ पर पढ़ सके। ये जेएनयू का एनवायरनमेंट तो है, मतलब अभी भी अगर आप जाइए उधर तो मतलब लगता है कि हम हैं, मतलब भारत के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम घूम रहे हैं। हाँ, बचा कर रखा हुआ है, लेकिन पहले से थोड़ा सा डिक्लाइन यही तो मेरा हुआ दूसरा है। सवाल था कि जेएनयू जो पहले उसकी एक इमेज थी, लेकिन कुछ सालों से लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या कि आफ्टर कन्हैया का वो केस, उसके बाद से आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा पेरेंट्स भी, मतलब पेरेंट्स के दिमाग में भी ये माइंडसेट होता है, जो दूर दराज जो जेएनयू कल का सपना देख रहे थे, अब वो कहते नहीं वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, वहाँ बहुत लेफ्ट राइट बहुत हद से ज़्यादा है, तो जेल का सफ़र कर लिया स्टूडेंट्स ने, कुछ तो अभी भी जेल में हैं और अभी भी उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। तो ये जो एक मिथ बन गया है दूसरे शहरों की, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, तो ये जेएनयू जो ऐसा पहले था और अब जो फ़र्क है, क्या फ़र्क देखती हैं? नहीं देखिए, एक तो कन्हैया एक इंडिविजुअल है है ना, उनको उनके साथ जो हुआ, या उन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ जो किया, और फिर वो निकल गए, उन्होंने मतलब वहां से निकल गए। बाकी जेएनयू में अगर 8,000 स्टूडेंट हैं तो वो एक हैं, बाकी 7,999 अदर स्टूडेंट भी हैं। और अगर आप जेएनयू की लाइब्रेरी में चली जाएं तो आपको बैठने की सीट नहीं मिलेगी, किसी भी फ्लोर पे आपको बैठने की जेएनयू में सीट नहीं मिलेगी। और कारण यह है कि वहां पर बैठे हुए बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, कोई थीसिस लिख रहा है, कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहा है। लेकिन जो एक्टिविज्म करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि जो एक्टिविज्म करने वाले हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक्टिविज्म करते हैं उनसे आप किसी भी टॉपिक पर उनसे बात कर लीजिए, इसका कारण है कि वो पढ़ते हैं। आप उनसे कुछ भी पूछिए, वो हाजिर जवाबी उनके पास होती है, तुरंत बता देंगे, बिना पढ़े नहीं होता है। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, बैलेंस करते हैं, वो एक्टिविज्म कर रहे हैं। अगर कहीं पर दिल्ली में कोई घटना हो जाए वहां पर भी पहुंचते हैं, गुजरात में कुछ हो जाए वहां भी पहुंचते हैं, बिहार में कुछ हो जाए वहां भी पहुंचते हैं, और अपनी पढ़ाई भी करते हैं, टाइम से थीसिस जमा करके निकल भी जाते हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं है अलीशा जी कि जितने बच्चे एक्टिविज्म करते हैं जेएनयू में सबको पॉलिटिक्स में ही जाना है, ऐसा भी नहीं है। वो जब तक कैंपस में होते हैं, कैंपस की लड़ाई लड़ते हैं, और उसके बाद जॉब लेकर और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में जाकर सेटल हो जाते हैं। तो इतना जो चुभता है लोगों को जेएनयू, सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वहां पहुंच नहीं सकते, तो बदनाम करना एक ऑप्शन है।
तो यही मतलब है। कोई खास बदलाव हुआ नहीं, जेएनयू जैसा था वैसा ही है। बदलाव कोविड के बाद हुआ है। कोविड अगर के कोई कहे कन्हैया के बाद हुआ है हम्म, तो मे बी बदनाम करने की हाँ कोशिश नहीं की चाहे, गई है। क्योंकि मीडिया ट्रायल हुआ है हाँ जेएनयू का। क्योंकि अभी कन्हैया का नाम आता है, मैं जब भी कभी ऐसे हम जब कभी ग्राउंड पे भी जाते हैं जेएनयू की बात तो कहेंगे वो कन्हैया से, जेएनयू से वो टुकड़े टुकड़े गैंग। मतलब अब जैसे एक नहीं एक 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 के बाद एक कड़ियाँ, जो क्रोनोलॉजी समझिए हमेशा जैसा हाँ बताते हाँ हैं, हाँ। तो वैसे ही हो गया कि एक के बाद एक जो है कि हम्म, अरे वहाँ तो कन्हैया है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वहाँ जाते हैं तो लोग बहक जाते हैं। खैर ये तो बात की बात है, ये जेएनयू ना कभी अपनी जगह से हिला था ना कभी हिलेगा, हम्म। और लोग आते हैं पढ़ते हैं। लेकिन अब जो हम विधानसभा पे बात करते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है हवा किस तरफ बह रही है? अभी तो एसआईआर का दौर चल रहा है हाँ। और बहुत सारी चीजें हो गई, वोट चोरी का आरोप तक लगा दिया। वोट चोरी का आरोप हकीकत है। हम तो, चोरी तो बहुत छोटी शब्द है, वो डकैती है। वो डकैती है। आज ही तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हाँ मुजफ्फरपुर की एक मेयर है ना, वो और उन जो मेयर हैं वो और उनके दो देवर हैं, हाँ, दोनों एक ही विधानसभा में दो दो बूथ पे उनका वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी उसमें रोल में नाम है। और ताज्जुब की बात ये है कि अभी जो एसआईआर प्रोसेस हुआ है उसमें भी उन्होंने दो दो फॉर्म भरे हैं। मतलब अगर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए एसआईआर हो रहा है ना, इन्होंने डुप्लीकेट कराया है अपना। दो दो फॉर्म भरे हैं, उसका पूरा उन्होंने तेजस्वी जी ने खुलासा किया। तो आप इसको क्या कहोगे कि डकैती नहीं तो क्या? अभी एक और आज ही केस आया कि केरल में, जहां से बीजेपी के एक सांसद जीते हैं और जो कि 2024 के इलेक्शन में, इसके पहले कभी नहीं जीते थे, एक महिला स्वतः गई पुलिस स्टेशन पे और बोली कि मुझे मालूम भी नहीं ये लोग कौन है, और 8 वोटर हमारे जो एड्रेस पे रजिस्टर हो गए हैं, और वहां से बीजेपी जीती हुई है। तो देश भर के हर एक कोने से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट पर इसकी सुनवाई भी हो रही है। देखते हैं फैसला क्या आता है। नहीं, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसके बाद संसद के बाहर जो हमने 2 दिन देखा कि बहुत कुछ हंगामा हुआ और लोगों ने कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है ना कि क्यों नहीं आप हमको एफिडेविट भेज दे रहे हैं, जब आपके पास इतने सबूत हैं और आप हमको बिल्कुल उस पे कटघरे पे खड़े कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर आप हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा देते हैं। ना कोई इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, ना कोई ट्विटर पे दिख रहा है, एक्स पे दिख रहा है, जो अभी एक्स हो गया। तो कहाँ है? मतलब बस एक कागजी बात है क्या कि मतलब बस माहौल बनाना है सोशल मीडिया पे? जब है आपके पास पुख्ता सबूत, तो आप इलेक्शन कमीशन को साफ तौर पर आप उनसे कहिए, उनको आड़े हाथ लीजिए। क्यों नहीं कर रहा है कोई? कंप्लेन कहाँ वही कर तो रहा है? कर रहे हैं। देखिए अब क्या है कि एक नैरेटिव की बात है उनके लिए, हाँ, है ना, जान बचाने तो की बात है नैरेटिव तो उनके फिर लिए। हो सकता है कि नहीं इंडिया नहीं ब्लॉक भी सेट कर नहीं रही हो। नहीं, नैरेटिव की बात। अब आप एक बात बताइए हाँ, कि देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, संविधान की हाँ, शपथ लिए हुए हैं, कोई आम नागरिक आम तो है नागरिक तो नहीं नहीं। हाँ, कि और गए और कंप्लेन कर दिए सीधे झूठ सच। हम्म, और सबसे बड़ी बात हाँ, कि देश के संपूर्ण मीडिया के सामने उन्होंने सबको बुलाया, और आप देखे होंगे हॉल पूरा मीडिया वालों से भरा होगा, हाँ, और एक स्क्रीन लगाते हैं और उसमें एक एक वोटर्स का जो फर्जीवाड़ा हुआ है सब कुछ देते हैं, सब कुछ बताते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने आपको इतनी बड़ी स्क्रीन लगाकर आपको बताए कि ये चीज फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब इससे ज्यादा लीडर ऑफ अपोजिशन क्या सबूत देगा? मतलब अपना सच कहने, मोदी जी अगर आज कुछ कहते हैं, है ना, तो क्या हम उनसे कहें नहीं मोदी जी आप शपथ लीजिए पहले? इतना ही काफी है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आप यह भी जानती हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। मतलब वो अभी अगर देखें तो राजनाथ सिंह और अमित शाह जी के बराबर है। वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जो हैसियत होती है ना पार्लियामेंट में, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में होते हैं, हर एक इम्पोर्टेंट काम में होते हैं वो। तो अगर आप कैबिनेट मिनिस्टर से बोलो नहीं कसम खाकर कहिए आप सच बोल रहे हो, आपके घर में चोरी हो गई, और आप कहोगे कि हमारे घर में चोरी हो गई, और पुलिस वाला बोलेगा नहीं हम मानते ही नहीं है, पहले कसम खाकर कहो कि चोरी हो गई है, तो ये क्या बात है? इसका मतलब है कि आप जो पोजीशन है उसको अंडरमाइन कर रहे हो। कोई आम नागरिक तो है नहीं राहुल गांधी, है ना, और जिस लॉ के तहत, जिस कानून के तहत ये बोल रहे हैं कि आप कसम खाइए, शपथ लीजिए, वही फर्जी है। वो लॉ, जिस लॉ के तहत बोल रहे हैं वो लॉ यह है कि जब इलेक्टोरल रोल बनता है
और इलेक्टोरल रोल में अगर किसी का नाम छूट गया हाँ। है या किसी का नाम कट गया है तो उसको कंप्लेन करनी होती है, एक शिकायत करनी होती है। और उस शिकायत के लिए क्या होता है कि क्योंकि इलेक्टोरल रोल बन रहा है, हो सके लाखों लोग आ जाए, हो सके करोड़ों लोग आ जाए, हो सके ऐसे इतने लोग आ जाए कि इलेक्शन कमीशन काम ही नहीं कर पाए, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन एक एफिडेविट लेता है ना, कि कहीं मतलब फालतू में आके हमें परेशान ना कर रहे हो, इसलिए एक एफिडेविट दे दो आप। वो नागरिक के लिए है कि किसी का नाम कट गया है, किसी का नाम हट गया है, अगर वो कंप्लेन करना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, इसलिए आया और वो दे दे। आप लीड वो 3 महीने के अंदर है अगर इलेक्टोरल रोल बन रहा है और यहाँ इलेक्शन हुए 1.5 साल हो गए। आप बताइए, एक तो कानून गलत आप कह रहे हो। आप ये बताइए कि राजनीति में मौके की नजाकत ही सब कुछ होती है। एसआईआर ये मुद्दा जो है कहीं इंडिया ब्लॉक के लिए बैकफायर ही ना हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ओपन चैलेंज कर रही है, करने दीजिए, ओपन चैलेंज कर रही है। तो कहाँ गए सारे ओपोजिशन, कहाँ गए? वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बयानबाजी चल रही है। जो लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव जो है बैरिकेड्स पे चढ़ जा रहे हैं कि ताकि फोटो और तस्वीरें वायरल हों, आरजेडी वाले चढ़ जा रहे हैं तस्वीरें वायरल हों कि हीरो बनना है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर बात नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि मैं तो खुले में हूँ, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, ठीक है आपने आरोप लगाया, उसको साबित कीजिए, आइए हमारे से चैलेंज एक्सेप्ट करिए। क्या मतलब ये क्या विडंबना, विचित्र है और वाहियात है ना। ये तीनों कहेंगे कि आप हमें से कहोगे कि धांधली हुई है, आप आरोप लगा रहे हो तो आप सबूत लेकर आओ। हम सबूत लेकर आए तो आप कहोगे आप सिद्ध करो, आप कसम खाओ, हम उसके लिए भी तैयार हो जाए। आप उसी में सेक्शन में लिखा हुआ है, जिस लॉ की आप बात करो उसी में लिखा हुआ है कि अगर आप शपथ लेते हो, एफिडेविट देते हो, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करता है। और आपको सच बता दें, कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन एक छोटी सी एफिडेविट दे। जिस दिन वो एफिडेविट दे देंगे, देश का लोकतंत्र नहीं, जिस दिन एक तो गलत कानून के तहत आप मांग रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है इस पर, उनको करारा जवाब मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। गलत लॉ बस नैरेटिव बनाने के लिए आप कह रहे हो, करारा जवाब मिलेगा इस पर उनको। देख लीजिएगा आप कि हम अपने पावर को अंडरमाइन करके हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर हैं, हम आपको एफिडेविट दें? किस बात का एफिडेविट दें? और जिस लॉ के तहत अप्लाई ही नहीं होता है। आप कहते रहिए अरे कसम नहीं खा रहे हैं, शपथ नहीं दे रहे हैं, कहते रहिए, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी दे देंगे शपथ पत्र, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर के पोस्ट को अंडरमाइन कर देंगे। इसलिए देना उनको जरूरी नहीं है। देना यह है कि हम आपको 1 लाख से ज्यादा सबूत दिए फर्जीवाड़े का, 1 लाख से ज्यादा, आप प्रूव कर दो गलत है। अच्छा, 8 बिलियन पीपल लोग हैं भारत में, 8 बिलियन लोग हैं। राहुल गांधी अगर कोई बात कह रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो सशक्त तौर पर सही कह रहे हैं? क्यों आप चारों तरफ बातें हो रही है ना, जब क्योंकि पारदर्शिता के लिए जाना जाता है इलेक्शन कमीशन, और देश के लोकतंत्र में, देश का लोकतंत्र हमारे प्रधानमंत्री को चुन कर लेकर आता है, और आप कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक से कोई प्रधानमंत्री होता और देश का प्रधानमंत्री गलत चुन लिया गया है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये गलत बात है? नहीं, गलत बात की तो ये तो देश की जनताओं का चुनाव का ये मजाक है, माखौल उड़ाना है। 140 करोड़ जनता है, उसके सामने 140 करोड़ जनता के सामने राहुल गांधी जी ने सबूत दिए, है ना, सबूत दिए, और इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो वो शपथ ले ले, वो एफिडेविट दे और ये प्रूव कर दे कि राहुल गांधी गलत है, और ये प्रूव कर दे कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि 3 लाख ऐसे बिहार में घर हैं जिनके घर नंबर, हाउस नंबर 0, 00, 000 है, ये प्रूव कर दे कि तेजस्वी जी गलत हैं, कि बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा जी के पास 2 विधानसभा में 2 एपिक नंबर 2 वोटर आईडी कार्ड है, ये गलत प्रूफ कर दे। भाई हम ही सबूत लेकर आए, फर्जीवाड़ा हो हम आरोप तो लगाएं, हम ही सबूत लेकर आए, हम ही प्रूव करें, हम ही सुप्रीम है क्या? तो क्या हम अपोजिशन भी हैं, हम जज भी हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हैं, पुलिस भी, हम सब कुछ हैं, तो क्या आप लोग की क्या जिम्मेदारी है? अगर मैं कह रही हूँ कि ये कंप्लेन हुआ, ये लो सबूत, तो आप एक बात बताइए। तो मतलब आप ये कहिए ना कि 140 करोड़ की जनता ने जिसको चुना है वो गलत चुना है, मतलब प्रधानमंत्री गलत चुना है, मतलब आप कह रही हैं, मतलब गलत चुनाव है, गलत चुनाव, धोखे से चुनाव हुआ है। आपको बता देते हैं, अभी ब्रह्मा जो है वो कहते हैं ना कि ब्रह्मा तो पूरे सृष्टि के निर्माता है, ठीक है, एक राजकमल दास है बनारस में, पता चला है कल परसों आया है कि वो उनके जो वोटर लिस्ट में है वो 50 बच्चों के पिता है, बनारस की बात है। हमने इसको शेयर किया, ट्रोलर ने हमको ट्रोल किया। क्या कहा ट्रोलर्स ने? ट्रोलर्स ने ये कहा कि वो एक साधु संत हैं
और जो उनके आश्रम में आता है हम्म। वो सबको अपना बच्चा मान के जो है वोटर आईडी कार्ड में बनवा देते हैं, नाम डलवा देते हैं। अरे जो भी आपके आश्रम में आता है उसका भी एक घर परिवार कुछ होगा। कौन सी इलेक्शन कमीशन के कानून में ये कहता है कि बाबा जी के आश्रम में जितने लोग आए बाबा जी उसके पिता हो जगत जाएंगे, पिता है। हाँ उसी के असली पिता हो जाएंगे, साइंटिफिक पिता हो जाएंगे और सारा वोटर आईडी उन्हीं के नाम पे बनेगा। तो ये देखिए जब कहीं गाइडलाइन अच्छा नहीं है। ये बताइए कि वही सवाल है कि मौके की नजाकत देख के मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रही है इंडिया ब्लॉक पूरी। कहीं ये जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, तमाम चीजें उस पर आपने ये लगा दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है चोरी कर रहा है, ये कर रहा है। अब एक बात बताइए, अखिलेश यादव पर टोटी चोरी का आरोप लगा था, तो अखिलेश यादव आज तक उस जख्म से भर नहीं पाए हैं। कहीं भी आते हैं तो उनका इलेक्शन कमीशन पे आप लोगों ने वोट का इल्जाम लगा, वो भी 1000 10,000 नहीं लाख का लगा दिया। और बस वही है कि कागजी बात है और कुछ आप देखिए, आप कितना भी कहते रहे हाँ, कागजी बातें हाँ, हैं ना। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, कि आप हमें 15 ऐसे लोगों को लाकर दीजिए हाँ, जो जिंदा हैं, हाँ, और उनका नाम मृत्यु घोषित कर दिया गया वोटर लिस्ट में। हमारे सांसद एक कल सुधाकर सिंह जी 17 लोगों को लेकर गए हाँ, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, आज सुनवाई हो रही है, आज पेशी होगी। हाँ, और वहां पर उन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट हमें ट्रेन मुहैया करवा दे तो हाँ, हम हाँ, लाखों ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो जिंदा हैं जो और उनका नाम काट के मृत्यु उनको घोषित कर दिया गया। तो हम फर्जीवाड़ा ऐसे करें? हम कह रहे हैं कि जब हमने कहा कि आप सीसीटीवी कैमरा फोटोज दीजिए कि वोटर में इतना ज्यादा इजाफा कैसे हो गया ना 5 बजे के बाद, आपने कानून बना दिया कि हम 45 दिन बाद सीसीटीवी देंगे ही नहीं, क्योंकि समझने में क्या हुआ गड़बड़ी क्या नहीं हुआ 45 दिन बहुत ज्यादा दिन नहीं लग जाएंगे। और जब तक हम मांगेंगे तब तक आपका फोटो डिलीट हो जाएगा। आप सुन लीजिए, पहली बात हमने बोला कि आप हमें 65 लाख लोगों का नाम आपने काटा है जो बिहार में, आपने पहले बोला था जिनका हम नाम काटेंगे हम डिटेल देंगे। हमने जब मांगा, आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि हम इसके लिए बाध्य नहीं, कोई भी कानून ये नहीं कहता कि हम जिसका नाम काट रहे हैं उसका डिटेल दें, आप उसके मना कर दीजिए। पीडीएफ कॉपी जो ऑलरेडी थी जिस पर आप सिंपल लैपटॉप पे सर्च करती हैं, कंट्रोल F करती हैं और सर्च कर लेती हैं मेरा नाम इसमें है या नहीं है, उसको टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ हटाकर आपने क्या कर दिया, आपने स्कैन कॉपी डाल दी। जो स्कैन कॉपी में आप अगर आपको अपना नाम ढूंढना होगा तो आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो कई हजार पन्नों का होगा उसमें आप पढ़ते जाएंगे कि मेरा नाम कहाँ पर है। अगर हम कह रहे हैं कि आपने बोला कि बांग्लादेशियों को रोहिंग्या आ गए हैं बिहार में, हम उसके लिए एसआईआर कर रहे हैं, तो जो 65 जो आपने डेटा दिया कि हमने इतने लोग का नाम काटा है, आपने एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को क्यों नहीं पकड़ा? तो और जब हम इलेक्शन कमीशन सवाल कर रहे हैं तो भाजपा कौन होती है उनको डिफेंड करने वाली? आप क्रोनोलॉजी देखिए, आप कहिए ना, आप क्रोनोलॉजी देखिए। अगर हम कहीं पर गलत, तो आप कोई भी सबूत आप नहीं दे रहे हो और हमसे शपथ मांग रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि आप कुछ भी देने को तैयार नहीं हो, आप दादागिरी कर रहे हो, लेकिन आप हमसे शपथ मांग रहे हो? हम क्यों दे? हम उस पोस्ट पे बैठे हैं, हम संविधान की कसम खाए हैं, हम पार्लियामेंट में कसम खाए हैं, इससे ज्यादा बड़ी शपथ तो कोई हो नहीं सकती। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मुद्दा है इंडिया ब्लॉक के लिए बैकफायर कर जाए? कैसे बैकफायर करी? जनता बहुत अवेयर है। वो कल जो कोर्ट में गए, इस भारत के नागरिक हैं, आम लोग हैं, क्या उसको जनता नहीं देख रही है कि ये जिंदा है, इनको कैसे मृत्यु घोषित कर दिया? हमने हजारों शिकायतें की हुई हैं, है ना। हम पहले इनको बोले कि जो आप 65 लाख नाम काटा है आप हमको वो लिस्ट दे दीजिए, भाई हम मैच करेंगे कि किसका नाम कटा है किसका नहीं कटा है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नाम हम नहीं देंगे, लिस्ट हम नहीं देंगे। और फिर कहते क्या है, देखो कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहा है। जब आप हमको अगर आपको मैं 5 नाम 10 नाम लिख कर देती हूँ, ठीक है, और आपको मैं कुछ नहीं बताती हूँ कि इनका बूथ नंबर क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ नहीं डिटेल देती हूँ, बस नाम दे देती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि आप बताइए कि इसमें कितने लोग जिंदा हैं, कितने स्थानांतरित हो गए हैं, कितने जो है मिल नहीं रहे, आप बता पाएंगे? आप नहीं बता पाएंगे ना। और फिर ऊपर से आप कहोगे कि आप तो शिकायत भी नहीं कर रहे। हाँ, नहीं, लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि टेक्नोलॉजी का खिलाफ जो है वो जनता के खिलाफ ही हुआ है। टेक्नोलॉजी जो है उसका मिसयूज जनता के खिलाफ ही हुआ है। नहीं, अपने आप को बचाने के लिए लोग कर रहे हैं। जनता अपनी लड़ाई तो लड़ रही है। इसके बाद हमारा जो है कि एक यात्रा भी निकलने वाली है बिहार में। तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, सारे देखिए ये लड़ाई जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमने सदन में लड़ा, सदन में हम बोल रहे कि एसआईआर पे आप चर्चा करवाइए। चर्चा क्यों नहीं करवा लेते आप एसआईआर पे? चर्चा हो जाए, पूरा चर्चा आप नहीं करवा रहे हो। हमने सदन के बाहर लड़ा, हम विरोध कर रहे हैं। आप सड़क पे हैं, सदन पे हैं, और हम फिर जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और हम इन्फॉर्मेशन लाएंगे कि कितने लोग का नाम काटा गया है, और रखेंगे इस देश के सामने कि आखिर में चोरी किसने की और चोरी करके सत्ता में कौन बैठा है।
चलिए ठीक है, ये तो आपने कहा कि फैसला जो है वो वक्त आने पर बता देगा, लेकिन अभी बिहार की तरफ रुख करते हैं। आरजेडी की आप प्रवक्ता हैं और यादवों पे बात करती हैं, मुसलमानों की हक परस्ती पर बात करती हैं और तमाम मुद्दों पर बात करती हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है हवा किधर बह रही है? कुछ तो मन में होगी, तैयारियां क्या हैं, किधर हमें जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले करना है और किधर थोड़ा-सा जो गलतियां हुई हैं उस पे बतौर प्रवक्ता जो है आप क्या सोच रही हैं इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में? ज़्यादा दिन देखिए बचे नहीं हैं, वैसे वक्त गुजर रहा है। मैं प्रवक्ता हूँ, हुँ। आपने बोला कि मैं यादव और मुसलमानों के हाँ। ये मैं इंसानों की बात करती हूँ। हुँ, इंसान कोई भी हो, वो हुँ। इंसान यादव भी हो नहीं, सकता मैं है, ऐसा वो इसलिए कह इंसान रही हूँ ना, हाँ, क्योंकि हाँ। अभी आपका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें आपकी शुभ्राष्टा से ही बहस हो गई थी, जिसमें उन्होंने आपको कहा था कि लठैत शब्द का इस्तेमाल हाँ, किया हाँ, था। हाँ। तो आपने जवाब में दिया था कि तुम हमें बताओगी, तुमको जाति का प्रिविलेज है, तो तुम हमें बताओगी कि लठैत क्या होता है, लठैत क्या होता है? तुम हमें लठैत कहने वाली कौन होती है? तुमसे ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं और लालू प्रसाद यादव की मेहरबानी है कि जो है हम इतने एजुकेटेड हैं और इतने इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ। तो फिर जब मुझे ये लगा कि ये बात कहाँ से आ गई नहीं, सामने? नहीं, नहीं, आपको मैं बताती हूँ। हाँ। आपको मैं एक थोड़ी-सी एक स्टोरी मैं बताती हाँ, हूँ, हाँ, उसके थोड़ा-सा लंबा हाँ। खींचे। देखिए, शब्दों का बहुत फ़र्क पड़ता है। हुँ, अखिलेश यादव जी को टोटी चोर ही क्यों कहा गया, हुँ, है ना? हुँ, टोटी चोर। हुँ, और लालू जी को चारा घोटा वो तो फॉडर स्कैम भी हुँ, बोला जा हुँ, सकता था। हुँ। वो तो कोई फैंसी नाम में भी बोला जा हाँ, सकता हाँ, था। हाँ। ये तो और चारा तो नहीं लोकल वर्ड है ना ये भारत इसीलिए का। तो इसीलिए हाँ, तो मैं हाँ, आपको क्या कह रही हूँ। हाँ, मैं आपको क्या कह रही हूँ हुँ, कि जो और स्कैम हैं, हाँ, जो स्कैम इंडिया में होते हैं, हुँ, उनके नाम कैसे-कैसे दिए जाते हैं, है हुँ, ना? वो उनके पॉलिश्ड नेम, इंग्लिश नेम जो हाँ, कि आम जनता के बीच में नहीं पहुँच सके, हाँ, ऊपर-ऊपर से रह जाए, हाँ। अरे ऊपर-ऊपर कंचन जी, से रह ये जाए। तो कैसी बात नहीं, है? मतलब आप आप बताइए, नहीं, आप नहीं बताइए, चारा 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 तो गाँव देहात में यूँ फिर वही इस्तेमाल बात किया है, जाता आप है। फिर नहीं समझ रही हैं, हाँ, आप फिर नहीं समझ हाँ, रही हैं। शब्दों के खेल को समझिए, हाँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ। एक बहुत अच्छे और बड़े राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद, हुँ, बिहार के, हुँ, ठीक है? बहुत बड़े राइटर हुँ, हैं। उन्होंने लिखा है, हुँ, उन्होंने लिखा है कि जब जितने भी इंडिया में नेता रहे हुए हैं ना, हुँ, नेता बनते हैं, हुँ, जाते हुँ, हैं, वो होते हैं, हुँ, स्कैम लगते हैं सब पे, हाँ, आरोप क्योंकि राजनीति में आरोप लगते हाँ, हैं। हाँ, वहाँ पे शब्दों को ना कौन-सा शब्द आपके लिए पिक किया जाएगा हुँ, और कौन-सा शब्द आपके लिए नहीं पिक किया जाएगा, हुँ, ये बहुत कुछ आपके पीछे किस तरह की जनता है हुँ, और उस जनता को कैसा मैसेज पहुँचाना है, हुँ, उसके लिए उसके अनुसार शब्दों का चयन होता है। हुँ, अगर यही चारा घोटाला फॉडर स्कैम बोला हुँ, जाता हुँ, तो, हुँ। नहीं चारा बोला गया क्योंकि ताकि लोगों तक पहुँचे। लोगों तक पहुँचे। हाँ, और लालू जी का वो जो एक ऑरा है हुँ, लोगों तक वाला, हुँ, जिस तरह की जनता उनसे जुड़ी है, हुँ, उस तरह की जनता में वो बात कैसे पहुँचाने के लिए चारा यूज़ किया, चारा खा गया, हुँ, टोटी चोरी कर ले गया। हुँ, आप बताइए, हुँ, अखिलेश यादव जी हुँ, हर साल न हुँ, जाने कितने बच्चों को अमेरिका से लेके, ब्रिटेन से लेके और यूरोपियन, मैं जानती हूँ, मेरे कई सारे दोस्त हैं, हुँ, पढ़ने भेजते हैं हुँ, और पूरा फेलोशिप अपनी तरफ से देते हैं। हुँ, और ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हुँ, मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, हुँ, और आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति को टोटी चोरी करने की जरूरत पड़ेगी? हुँ, पड़ेगी जरूरत? मतलब नहीं, वो बिल्कुल इंसान सर। टोटी हाँ, चोरी करके कहाँ ले जाएगा? हाँ। तो इसलिए कहा जाता है और हुँ, इसलिए बदनाम किया इमेज जाता है, इमेज 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 हाँ, डेंट आउट करने ताकि के लिए। लोगों तक आसानी से पहुँच सके। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस पर्सन का मास बेस क्या है, हुँ, और इस पर्सन का जो मास बेस है उसमें इसकी इमेज को डेंट करने के लिए कौन से शब्द गढ़े कि इसका इमेज डेंट हो। हुँ, और यही हुआ लालू जी के साथ, हुँ, यही हुआ अखिलेश जी के हुँ, साथ, है ना? हुँ, तो वो फर्क नहीं पड़ता। और लठैत वाली जो आपने बात किया था, लठैत क्यों बोला जाता है? हुँ, लठैत शब्द एक गढ़ा गया था, हुँ, एक कौम जो कि गाय चराती है, हुँ, भैंस हुँ, चराती है, हुँ, खेती करती हुँ, है, हुँ, और उसको उस कौम को जाहिल कौम, हुँ, है ना, उस कौम को अनपढ़ हुँ, कौम, गंवार कौम, हुँ, है ना? जैसे कि अरे आप सुने होंगे कि अरे आरजेडी की सरकार आ जाएगी, लठैतों की सरकार आ हुँ, जाएगी। हुँ, आप गाली के तौर पर यूज हुँ, करते हो? हुँ, कोई लठैत हमारी तारीफ हुँ, करने के लिए तो हुँ, यूज करते नहीं हो आप, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, वाह, लठैत तो बहुत बढ़िया शब्द है हाँ, जिससे हाँ, हमको बहुत तारीफ मेरी हुँ, मिल रही हुँ, है। हुँ, आप हमें बदनाम करने के लिए कर हुँ, यूज हुँ, करते हो वो हुँ, शब्द, हुँ, गढ़े हो वो शब्द। हुँ, तो इसलिए मैंने बोला कि आप किस बेस पे, हम गंवार हैं कि हम, है ना, जो है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी नहीं, हुँ, किस बात पे तुमने मुझे ये शब्द बोला? हुँ, और तुम एक टाइटल देखकर लठैत क्यों बोलोगी? हुँ, आज वो कौम जागरूक है, हुँ, हर जगह है, हुँ, पढ़ रही है, लिख रही है, कब हुँ, तक बदनाम करोगे? हुँ। मैं ये बात ये कल अच्छा, एक बात किसी बताइए कि जब आपने ये पूरे करियर की अपनी शुरुआत की, जहाँ तक अभी आप पहुँची हैं, जो ये सफ़र रहा आपको, तो कभी आपको मतलब ऐसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सहना पड़ा
या फिर कभी आपको लगा कि आप यादव कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं तो शायद आपको वो मौके नहीं दिए गए जो आपको पहले दिए जाने चाहिए थे? क्या कभी इस तरीके की आपके अंदर भावना हुई जब आप दिल्ली से या माफ़ कीजिएगा, जब आप बिहार से और दिल्ली का सफ़र तय करके जब आई, तो कभी इस लगा कि नहीं, अगर शायद मैं ब्राह्मण होती तो शायद मुझे ये अपॉर्चुनिटी पहले मिलती? देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ और ये पब्लिक डोमेन में है कि बीएचयू में चले जाइए आप, ठीक है? बीएचयू में जो आप बीएचयू से पढ़ी है ना, बीएचयू से भी पढ़ी ग्रेजुएशन, हैं, हाँ, हाँ। वहाँ पे तो ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर जो बच्चा, अगर वो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी है ना, किसी बैकग्राउंड से, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वहां पर एक गोल्ड मेडल का कॉन्सेप्ट है कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो थर्ड ईयर में आते आते उसी बच्चे का जो पहले सेकेंड ईयर में टॉप कर रहा था, किस प्लानिंग के तहत कैसे उसके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, और किसी अपर कास्ट, ब्राह्मण, खास अपर कास्ट में सिर्फ ब्राह्मण है ना, का मार्क्स अचानक से ज्यादा हो जाता है और ओवरऑल फिर वो मार्क्स पूरा बैलेंस हो जाता है और वो टॉप पे आ जाता है। और इससे आप पता कर लीजिए, बीएचयू में मिलने वाले 99% गोल्ड मेडलिस्ट सिर्फ ब्राह्मण होते हैं, सिर्फ ब्राह्मण होते हैं। नो मैटर, इट डजंट मैटर कि आपका फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना मार्क्स लेकर आया है, थर्ड ईयर में जो पूरे मार्क्स होते हैं वो कास्ट के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको गोल्ड मेडल मिलना होता है। प्रतिभा भी हो सकती है, प्रतिभा हो सकती है। 99% सिर्फ ब्राह्मणों में प्रतिभा है, सिर्फ ब्राह्मणों में प्रतिभा है। ब्राह्मण कुछ अपर कास्ट में मान लीजिए कोई और कौम नहीं है, कोई और जाति नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों में प्रतिभा है। तो मतलब महसूस किया है आपने, मतलब? और मैं आपको, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, मैं एक डिबेट में थी, है ना, और उस डिबेट में मैं जैसे ही निकली और स्टूडियो का गेट बंद होता है, थोड़ी सी, पूरी तरह से बंद नहीं होता है, मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, और एक एंकर बोलता है, यादव में भी ऐसी लड़कियां हैं। सीरियसली? सीरियसली। तो मैं सोची, मतलब क्या समझ रखे हो? तो आपने उनको उस वक्त, मुझे जानना है कि आपने क्या जवाब दिया? जवाब दिया या मुस्कुरा? नहीं, मैं मुस्कुराई। मैंने उनकी तरफ, उनको मालूम नहीं कि मैं उधर खड़ी हूँ। अच्छा। वो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ रहे होते हैं और कोऑर्डिनेटर बहुत तेजी से हंसता है। और शायद इसलिए जब ने सुब्राष्ट्र ने बोला, उस लड़की ने बोला कि लठैत, तो मैंने जवाब देना बहुत जरूरी समझा। हाँ, है ऐसी लड़कियां, हाँ पहुंच गई हैं। मंडल कमीशन का है देन, उन लोगों का देन है जिन्होंने लड़ा, लालू जी का देन है। मंडल कमीशन आया, हम जैसे लोगों ने देखा कि क्यों जरूरी है ये। हम समझते हैं कि मंडल कमीशन क्यों जरूरी था उस समय, और बहुत सारी चीजें अभी तक हो जाती। इनफैक्ट मंडल कमीशन लागू होने के 30 साल बाद भी जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं है। हम जागरूक हैं कि आखिर में जो 1996 से जो लड़ाई, 1996 से जो लड़ाई था कि कोटा विद इन कोटा हो महिलाओं को लेकर, जो अभी विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, हमने बोला था कोटा विद इन कोटा करो, उसमें एससी कम्युनिटी से आने वाली महिलाओं के अलग कोटा करो, उसमें ओबीसी से अलग करो, माइनॉरिटी से अलग करो। कारण ये है कि हर जो पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं हैं, सबके अलग अलग संघर्ष है, सबके अलग अलग लड़ाइयां हैं ना। कोई सिर्फ पैट्रियार्की से मारा हुआ है, तो कोई पैट्रियार्की से और गरीबी से और सबसे मारा हुआ है, तमाम चीजें शोषित है। तो सबकी पृष्ठभूमि अलग है, आप कोटा विद इन कोटा दो करिए। तो हमें समझ में आता है ना कि ये लड़ाई आखिर में 1996 से क्यों छिड़ी हुई है ना। तो इसलिए हमें धन्यवाद हम करेंगे, बार बार करेंगे, लालू जी का धन्यवाद करेंगे। लालू जी का आपने नाम लिया, बेशक लालू जी मास लीडर हैं, अभी भी उनकी रील्स जो वायरल होती हैं, जो जनरेशन लालू जी को उन्होंने कभी देखा नहीं, लाइव सुना नहीं, टीवी पे कभी सुना नहीं, लेकिन जो जनरेशन अब स्कूलों में पढ़ रही है वो रील्स से कितनी फैसिनेट होती है जब लालू जी की, चाहे वो स्पीचेस हों, चाहे वो जिस तरीके से संबोधित करते हो, मास लीडर है, नो डाउट। लेकिन आपको लगता नहीं कि लालू जी की आइडियोलॉजी और तेजस्वी साहब की जो आइडियोलॉजी है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैं न्यूज़ रूम में थी, मैंने कहा कि कंचन आ रही हैं, कुछ सवाल आप हमें बताइए। तो जो बिहार को लंबे समय से समझ रहे हैं, तो सवाल ये कि लालू जी जो पहले जिताऊ नेता हुआ करते थे, 2020 की बात लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि MY फैक्टर, मुस्लिम यादव का जो उनका फैक्टर है, लेकिन फिर उसके बाद क्या किया कि तेजस्वी ने बोल दिया कि सबका साथ, जैसे बीजेपी करती है कि कोई फैक्टर नहीं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वो लालू जी की नीति वापस अपना रहे हैं।
लालू जी का जो फैक्टर था वो तेजस्वी ने साइड तो किया था, उन्होंने एमवाई की बात कम की थी, ये देखिए हकीकत है। लेकिन लालू जी हमेशा मुखर होकर बोल रहे हैं कि मुस्लिम का भी साथ जरूरी है, यादव का भी साथ है। मतलब बीजेपी जो उधर कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो लालू जी ने, यादव ने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने बांटना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन तेजस्वी ने जो है उस चीज को थोड़ा सा फिल्टर करने की कोशिश की। लेकिन अब के जो चुनाव है वो दिख रहा है कि नहीं, एमवाई फैक्टर काम आएगा। नहीं, अब मैं आपको फिर शुरू से बताती हूँ। लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनको जबरदस्त वोटिंग मिला, सेकंड टाइम पर भी मिला, थर्ड टाइम पर भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एमवाई का वोटर था। और आपको मैं बता दूं, जो ये कहा गया था ना भूरा बाल साफ करो, लालू जी की एक किताब है, अगर आप पढ़ी होंगी, गोपालगंज टू रायसीना, उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि भूरा बाल साफ करो। कहते हैं एक दिन मैं उठा सुबह सुबह और अखबार आया था, और अखबार पढ़ा तो ऊपर ही एकदम भूरा बाल साफ करो लिखा था अखबार पे, और मेरी बड़ी सी फोटो छपी थी। मैं देखा पलट के तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि मैंने तो बोला ही नहीं भूरा बाल साफ करो। अखबारों में छप गया कि लालू यादव ने कहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। आप कोई भी एक क्लिप लालू जी की जुबानी कुछ भी आप आज तक नहीं रख पाए कि लालू जी ने बोला कि भूरा बाल साफ करो। और ये जानते हैं क्यों बोला गया था? ताकि ये जो कास्ट हैं, अपर कास्ट हैं, जो लालू जी के प्रति हैं, बड़े बड़े लीडर रघुवंश बाबू और है ना, बड़े बड़े लीडर थे हमारे पास, अभी भी हैं। तो उनके साथ जो है एक मास था पूरा, हर कास्ट हर कम्युनिटी से था। उनको कैसे काटे, है ना, उसको काटने के लिए एक फेक नैरेटिव चला गया, बुरा बाल साफ करो। ये साफ साफ लालू जी अपनी किताब में लिखते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार जी, माहौल बनाया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और ये सब, सुशासन बाबू का जंगल राज आ गया। और जंगल राज की भी कहानी गलत है। हुआ यूं था कि पटना में जल जमा हो गया था, हर साल बारिश में उधर हो जाता है। और पटना हाई कोर्ट ने ऑफिसर्स जो थे उनको तलब किया, बुलाया अपने यहाँ, बोला कि ये क्या हुआ, जंगल राज चल रहा है क्या? मतलब कहीं ना नाली सही है ना नाला सही है, क्योंकि खुद जज साहब को उसी पानी से होकर जाना पड़ता था। उन्होंने तलब किया ऑफिसर्स को, उन्होंने कोर्ट ने जो कहा जंगल राज चल रहा है क्या, जो पानी इकट्ठा हुआ था उसको लेकर उन्होंने कहा, और उसी को उठाकर अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार और पूरा तंत्र जो है, उन्होंने बिहार में जंगल राज हो गया। कभी कोर्ट ने लालू जी और राबड़ी जी के शासन को लेकर कहा ही नहीं था जंगल राज। और इसका आप रिसर्च करवा लीजिए, मैं चैलेंज करती हूँ आपको, रिसर्च करवा लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि वो एक संदर्भ में कहा गया था, ऑफिसर्स को कहा गया था, अलग कॉन्टेक्स्ट था उसका, लेकिन जंगल राज इसको जोड़ा गया। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है कि योगी सरकार को लेकर जंगल राज कहा था, लेकिन उसको नहीं चलाया गया। कारण ये है कि कभी भी मीडिया शुरू से हमारे साथ नहीं रही। अच्छा, एक बात बताइए कि बीजेपी आरोप लगाती है कि यादवों का सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स मुस्लिम है, यादवों का सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स, चाहे वो अखिलेश यादव की जब मुल्ला मुलायम कहा जाता था, मुलायम यादव जो मरहूम स्वर्गीय, उनको टर्म में मुल्ला मुलायम कहा जाता था। उसके बाद अभी अखिलेश यादव की जो है वीडियो वायरल हो रही कि इफ्तार कर रहे हैं, बताइए। और उसके बाद जो है हिंदुओं के साथ इस तरीका, अभी आपने देखा होगा वो बाबा जो है अनिरुद्ध चारे बाबा, उनसे उन्होंने कहा कि आपका और मेरा रास्ता अलग है। तो भी सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट किया गया कि इफ्तार करने में इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा जी के रास्ते हमारे साथ अलग बना रहे हैं। तो ये जो छवि है, स्पेशली अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप जौनपुर से भी ताल्लुक रखती हैं, कि यादवों का सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स मुस्लिम है, जो यंग पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो नहीं देख रही कि राइटर्स ने क्या लिखा, पुराने अखबारों में क्या छपा, वो वही देख रही है जो आज के मौजूदा समय में समय बहुत छोटा हो गया। तो इस छवि से कैसे आरजेडी और चाहे फिर समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस, पूरा इंडिया ब्लॉक जो है जो मुस्लिमों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या है इसके पीछे का? नहीं, अगर हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है मुस्लिमों के प्रति, उसमें बुराई क्या है? हमें नहीं लगता कोई बुराई है। हमारा सॉफ्ट कॉर्नर किसके प्रति नहीं है? सबके प्रति है। सॉफ्ट कॉर्नर क्या हमारे लोग हैं? सॉफ्ट कॉर्नर की क्या बात, दिल में पूरे जगह है। और क्या मोदी जी का देख लीजिए, अपने देश में आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, अपने देश में आप बोलेंगे उनको घुसपैठिए हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी आई तो मुसलमानों का 3 तलाक जो है उससे छुटकारा मिल गया। आप कहोगे, हम उनको बता रही हूँ आपको, आप कहोगे कि आप टोपी से पहचान लोगे, आप कपड़े से पहचान लोगे, आप दाढ़ी से पहचान लोगे, अपने घर के लोग बोलोगे कि ज्यादा बच्चे
बच्चे पैदा करने वाले, अपने घर के मुसलमानों के। और आपके जो विधायक हैं दिल्ली से लेकर हर जगह चले जाइए, कहीं मस्जिद में घुस जाएंगे, कहीं ठेले की दुकान पे जाकर धर्म पूछने लगेंगे, बोलेंगे अपनी ठेले की दुकान पर अपना नाम लिखो। आप अपने देश के जो माइनॉरिटी हैं आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे, और आपको जब अफ्रीकन कंट्री जाकर, आपको वेस्टर्न कंट्री जाकर, मिडिल ईस्ट में जाकर आपको जब लेना होगा तमगा, तो आप वहां जाकर लेते हो। आप वहां तो गलबहियां करते हो, वो मुसलमान मतलब नहीं है। विदेशों के मुसलमान अच्छे हैं आपके लिए, और अपने देश के मुसलमान बुरे हैं आपके लिए। अपने देश के मुसलमान घुसपैठिए आपके लिए। अपने देश के मुसलमानों के लिए प्यार क्यों नहीं आपके दिल में? क्यों नहीं? क्यों नफरत फैलाते हैं आप? बीजेपी कहती है ना कि 3 तलाक से महिलाओं को आज़ादी दिलाई, हमने बोहरा समाज को इज्जत दी, चाहे फिर जो नीचे तबके के, आप चाहे अशफाक ले लीजिए, अजलाज ले लीजिए, जो इतने नीचे की कम्युनिटी है, गुजरात में जाकर मुसलमानों से जाकर मिलते हैं, फिर गुजराती बोहरा समुदाय जो है उनको बड़ी इज्जत अफजाई करता है। तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। महिलाएं कहती हैं कि बीजेपी आने के बाद से जो 3 तलाक का हम दर्द झेल रहे थे, उससे हमको निजात मिली है। तो फिर कहाँ से बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है? बीजेपी मुसलमानों से, जितने मैंने आपको बयान बताया है ना, अगर आपको लगता है अलीशा जी कि वो बयान बहुत प्यार वाले हैं, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, 3 तलाक से आपने बोला, 3 तलाक से निजात दिलाए, है ना। उसमें क्या होता है, जब आप एक कम्युनिटी के लिए आप पर्सनल लॉ में जाकर आप कोई लॉ बनाते हो, और कोर्ट उसमें होता है आपके साथ, आप ही लॉ मेकर हो, आप ही लॉ बनाओगे। हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने कहा कि पूरे कम्युनिटी से आप बातचीत करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कोई ऑफेंड हो, है ना, ऐसा नहीं हो कोई ऑफेंड हो, क्योंकि मैं बुर्का पहनना चाहती हूँ या नहीं, ये मेरी चॉइस होगी। आप हम पे थोप नहीं सकते, है ना। हाँ, नोबडी कैन। मैं ये कपड़ा पहनना चाहती हूँ, ये मैं डिसाइड करूंगी, आप मुझे थोप नहीं सकते। किसी कानून के भी रास्ते आप मुझे थोप नहीं सकते, है ना। तो कुछ जो कानून बने ट्रिपल तलाक के, हमने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन कम्युनिटी से आप बात करिए। कम्युनिटी क्या चाहती है? जैसे वक्फ बिल हो गया, आपने उसमें हिंदू को घुसा दिया, और आपने बोला कि गरीब मुसलमानों का कल्याण होगा इससे। हमने कहा कि वही हिंदुओं की जगह आप गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं रख देते, है ना। और आप जो कह रहे हैं कि बोहरा कम्युनिटी और इनसे जाकर बात की, मैं इनसे पूछती हूँ कि आपके पूरे लोकसभा में एनडीए के, बीजेपी छोड़ दीजिए, कितने मुसलमान अभी सांसद हैं? कितने विधानसभाओं में जहां पर बीजेपी की सरकार है, कितने मुसलमान अभी विधायक हैं? कितने वक्फ बिल, एक जो बोर्ड आपने बनाया, उसमें आपने कहा कि महिलाओं को राइट मिलेगा। महिलाओं को पहले से राइट मिला हुआ उसमें, आप, है ना, आप गलत नैरेटिव फैला रहे हो। महिलाओं को राइट मिला हुआ है। आप उसमें मुस्लिम की जगह आपने हिंदू डाल दिया उसमें कि ये इक्वलिटी होगा। तो क्यों नहीं, जो तमाम मंदिर हैं इस देश में, वहां पर तो हिंदू महिलाएं भी नहीं अलाउ हैं। आप दूसरे धर्म की बात छोड़ दीजिए, वहां पर तो दूसरे उसी धर्म के, हिंदू धर्म के ही ओबीसी, एससी, एसटी भी नहीं अलाउ हैं। आज भी वहां के जो पुजारी होते हैं सिर्फ एक ही कास्ट के बनते हैं, ब्राह्मण। वहां पर भी आप लागू कर दीजिए, कानून बना दीजिए। वहां पर अब एसटी भी पुजारी होगा, एससी भी पुजारी होगा, ओबीसी भी पुजारी होगा, महिलाएं भी पुजारी होंगे। मतलब ये जब समाज, आप वन नेशन वन सब कुछ में बिलीव करते हैं, तो इसमें भी करिए ना। मेरा यही कहना है कि अगर आप एक मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि दिखावी मोहब्बत है, दिखावी ऊपर वाली, अगर नहीं टारगेट है, अगर आप एक ही धर्म को पकड़ रहे हो और कह रहे हो हम इसमें सुधार कर रहे हैं, अगर आपको सुधार का इंटेंशन है तो सब में सुधार करिए। कि सुधार करना है तो सारी कौमों में करिए, सारे सब में सुधार सिर्फ मुसलमान की। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आप कौन होते हैं, कि ये हमारा संविधान कहता है कि हमेशा स्टेट पावर, है ना, वो जो है वो अलग होगी रिलीजन से। लेकिन अब हर बार आप रिलीजन में घुसते हैं, क्यों? रिलीजन के बिना, हिंदू मुस्लिम किए बिना, हिंदुस्तान पाकिस्तान किए बिना आपकी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यही कारण है ना। सुधार करना हर जगह करिए, वी वेलकम। तो हर जगह मान लीजिए कि झंडा लहरा देते हैं तेजस्वी साहब इस बार के विधानसभा चुनाव में, तो बिहार में क्या बदलाव होंगे जो नीतीश बाबू की सरकार में नहीं हो पा रहे हैं? कहीं पुराने दोस्त हैं लालू जी के, जाते हैं वापस आ जाते हैं, और अभी भी कहीं कहीं जो तेजस्वी हिंट दे रहे हैं कि फिर कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या वापस से आने वाले हैं क्या वो? अब तो उन्होंने कह दिया था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, पहली बात, चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस मिलती है क्या? नहीं, पहली बात आपको ये देश भर में मालूम है सबको कि नीतीश जी अचेत अवस्था में, अभी सरकार में कोई भी डिसीजन नीतीश जी नहीं ले रहे हैं। उनके पार्टी में कोई भी डिसीजन नीतीश जी नहीं ले रहे हैं। बीजेपी से भेजे गए हुए कुछ एजेंट हैं,
आपको भी मालूम है कि बीजेपी दूसरी भी पार्टियों को कैसे तोड़ती है। उसमें हम तो खुलकर नाम ले सकते हैं, संजय झा। कौन है संजय झा? बीजेपी में थे पहले, अब वो गए पूरी तरह से, अभी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नीतीश जी, और पार्टी को वही चला रहे हैं। सरकार भी कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं वो चला रहे हैं। तो अपने जो है कि वो सचेत अवस्था में है ही नहीं नीतीश जी कोई डिसीजन लेने लायक। और जो दूसरी बात है कि देखिए अब ये जो ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स बिहार में हुई 2005 के बाद से, जब से नीतीश जी आए, कि कुछ था जी, पहले कुछ था जी, जो किया हमने ही किया जी। कहीं कहीं तो ये इतना बार बयान दे चुके हैं कि पहले महिलाएं कुछ पहनती थी जी, हम आए ना तभी देखो इतना सुंदर सुंदर सब कपड़ा पहनने लगी हैं जी। तो अब क्या है ना कि तेजस्वी जी का साफ कहना है, हम आएंगे, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हम शुरुआत से शुरू करेंगे। नीतीश जी को फिर से हाथ थामने की है क्या अंदर बातचीत कुछ? उनकी पार्टी बचेगी तब ना, इस बार भारतीय जनता पार्टी निपटा देगी पूरी तरह से। नहीं, नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी स्वस्थ रहे, हम लोग यही सोचते हैं। तो वापस से फिर चाय नाश्ते पे दिखेंगे घर से बाहर निकलते हुए? हमको लगता है कि देखिए ये तो पहली बात की ये राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का डिसीजन। उन्होंने कहा था ना हेने उन्हें मत जावा, अब यहीं रहा, लेकिन चले गए फिर छोड़ के। नहीं, वो नीतीश जी उस अवस्था में ही नहीं है कि कोई डिसीजन ले पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि बात हमेशा ट्रस्ट की होती है ना। आप हमारे साथ आए, आपको लगता नहीं कि 15 लालू जी को नीतीश जी ने लालू जी को कई बार धोखा दे दिया? मतलब इतना अगर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देगी तो वो आशिक खत्म हो जाएगा। लालू यादव जी ने कैसे सरवाइव किया, मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ कि कल तक चाय पानी पी रहे हैं, अगले दिन पता चल रहा है कि मीटिंग चल रही है। देखिए धोखा दिया, उनकी फितरत हो गई है, तभी तो उनका नाम पड़ गया है ना। 2015 तो यही क्या ठुकरा के मेरा प्यार इस बार विधानसभा में मेरा इंतकाम तेजस्वी जो है? देखिए 15 में आए थे वो, इसलिए आए थे क्योंकि 2014 में जो है मुख्यमंत्री मोदी जी बने थे। आपको मालूम होगा कि जब नीतीश जी को पता चला कि प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी बनेंगे, नीतीश जी ने कहा कि गुजरात का जो दंगा हुआ था, ये हिंदुस्तान है ना, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करके आए हैं, मैं ऐसे दंगाई आदमी के साथ सरकार में नहीं रहूंगा। वो किसी मंच पर भी थे और मोदी जी चाहे कि नीतीश जी का हाथ पकड़ के ऊपर कर दे, उन्होंने झटक दिया है ना। और इसलिए वो 2015 में 2014 में उनसे अलग हो गए, बीजेपी के साथ नहीं थे, हमारे साथ आए। 2015 में हमारे साथ चुनाव लड़े वो, और हमारे साथ चुनाव लड़ने के बाद फिर कुछ समय बाद फिर वही मोदी जी अच्छे लगते हैं, और क्या उनको लगता है कि अब ये तो लालू जी सरकार में आ गए हैं, और सरकार में आने के बाद ये तो फिर से पावरफुल हो जाएंगे, फिर वो हमें छोड़कर जो है वो चल दिया उधर। फिर जो तो लास्ट टाइम पे जब आए थे, उन्होंने ये बोला था कि ये हम वही सेम बात कि हम कहीं नहीं जाएंगे, और मेरी पार्टी तोड़ने का ये लोग प्रयास कर रहा है, और वो सच भी है, वो सच है कि मेरी पार्टी तोड़ देगा, और इसलिए जो है कि वो दीजिए हम कभी नहीं पलट के जाएंगे, और हमारे साथ आए। तेजस्वी जी ने उस पर बोला कि ठीक है, उन्होंने बोला कि हम आएंगे लेकिन हमें एक फ्रीडम चाहिए। हमने प्रॉमिस किया था कि मैं सरकार में आऊंगा तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, और अगर मैं वो नौकरी दे सकता हूँ तो मैं सरकार में आने को तैयार हूँ। तो वो एग्री हो गए। तो हमारे जो भी विभाग थे, मंत्रालय थी, चाहे शिक्षा विभाग हो, है ना, और चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमने नौकरियां निकालने थे, जैसे जिन्हें नौकरियां निकाली और नौकरियां दी, क्योंकि इसी शर्त पे आए थे। तो एक होने लगा ना कि जैसे हम मेला लगाकर हम सबको जो है कि नौकरी का वो दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, तो सबको लगा कि नीतीश जी भी उसमें इनसिक्योर हो गए कि यही तो मुख्यमंत्री मैं हूँ, और ये अपने मंत्रालय में नौकरी दे देकर ये तो पॉपुलर हो रहा है, और फिर वो भाग गए उधर, नीतीश जी फिर भाग गए छोड़कर हमें। तो एक ट्रस्ट का वो हो गया है। और अभी ट्रस्ट की तो बात यहाँ पे है, यादवों से ही बात, पप्पू यादव उनको भी साइडलाइन कर दिया। फिर मुकेश सैनी खुद पोजीशन मांग रहे हैं, दलितों की बात की जाती तो उनको पोजीशन देने से आनाकानी। अब कई साफी मामला है। कौन? मुकेश सैनी जो जगह पोजीशन तो नहीं मांग रहे कोई, वो मतलब फिर भी देखिए एक तो अलायंस में है ना, कोई भी अलायंस ऐसे तो हो नहीं जाता कि अरे ठीक है मैं आ जाता हूँ, तुम्हारी मर्जी जितना। पप्पू यादव को भी साइडलाइन कर दिया। देखिए पहली बात कि पप्पू यादव कांग्रेस में है, और कांग्रेस फिर भी विचारधारा तो वही है। सुन लीजिए आप, कांग्रेस में है या नहीं है ये भी किसी को नहीं मालूम। कारण ये कि आप इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं ना, और इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं, और आप क्लेम भी करते हैं कि आप जो है कि कांग्रेस में हैं। अच्छा, जो नॉर्मल बातचीत होती है महागठबंधन में, जो बातचीत होती है वो मतलब जो पोजीशन होते हैं है ना, की होल्डर्स जो होते हैं उनसे होती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे, राइट।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, जो डेलीगेशन बनेगी वो डेलीगेशन और उनकी तरफ से जो बनेगी वो आपस में नेगोशिएट करेंगे। तो कहीं पर है क्या पप्पू यादव? तो पप्पू यादव ने, लेकिन कहीं नहीं है ना। पप्पू यादव ने कहा हमारा साथ छोड़ दिया है। एक बात बताइए, पप्पू यादव कौन है? क्या वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? नहीं, लेकिन फिर भी बिहार का मुख्य चेहरा है, निर्दलीय चुनाव लड़के जीते हैं भैया, बिहार की जनता उनको पसंद करती है। ये कोई बात थोड़ी ना होती। कैसे नहीं होती है भाई? पप्पू यादव को तभी तो वो जीते हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या वो हमारे महागठबंधन में है? नहीं है। तो ऐसे तो हजारों नेता हाथ मिलाया था, फिर उन्होंने फिर हाथ झटक लिया। हाथ मिलाए थे भाई, हाथ मिला के फिर हाथ झटक लिया था। नहीं तो मतलब पहली बात ये है कि देखिए लास्ट टाइम पे अगर आप देखे होंगे जो ये चला था, गाड़ी से उतार दिया, क्या कर दिया वहां पर, तो हम जो गाड़ी थी, जो वैन थी, उस पे हमारे पार्टी से 2 लोग थे, सारे पार्टी से 1-1 लोग थे, कांग्रेस से 7 लोग थे उस वैन पे। और आपको ये मालूम है कि जो वैन जाती है होती है तो वहां से पहले से फॉर्मेट तैयार होता है कि कौन उस वैन पे होगा, है ना? होता है कि नहीं होता है? उसमें पप्पू यादव का नाम नहीं था, ना कन्हैया कुमार का नाम था, और ये दोनों चढ़ने लगे। तो राहुल गांधी जी की जो सिक्योरिटी थी उन्होंने उतारा, चलती गाड़ी से उनको होता नहीं, चढ़ ही नहीं पाए थे, चढ़ ही नहीं पाए थे। अगर पॉलिटिकल जर्नी उन्होंने मना कर दिया कि भाई मत जाइए। एक नहीं, सिंपल सा है, आप अलीसा जी समझ नहीं रही हैं। अगर आपका नाम इस मंच पे जाने के लिए नहीं है और आप जाएंगी तो बेइज्जती ही है। तो क्या लग रहा है कि मतलब पप्पू यादव के अंदर है कि मैं एकदम फ्रंट का खिलाड़ी बन के नजर आऊं? क्या आपको लगता है? अब मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहती, जिनकी जिम्मेदारी खुद उनकी पत्नी नहीं लेती, उनके बारे में हम क्या बोलें? उनकी पत्नी कहती है हमारे से कोई लेना देना नहीं पप्पू यादव को, उनके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, चलिए बात अब ये बताइए कि टोपी जो है नीतीश कुमार भी लगा लेते हैं, और टोपी लालू यादव भी लगा लेते हैं, टोपी अखिलेश यादव भी लगा लेते हैं, सब टोपी लगा लेते हैं, लेकिन जब असली टोपी वाले को इंडिया ब्लॉक में शामिल करने के लिए, जब ओवैसी की मैं बात कर रही हूँ, तब तो इंडिया ब्लॉक ने उनको सराहा नहीं। वो भी तो मुसलमान है, अच्छे लीडर हैं, बड़े मुखर होकर बात करते हैं, शानदार स्पीच देते हैं, तब तो उनको किसी ने लिया नहीं। तो बिहार की जनता किसकी टोपी लेगी या कौन टोपी पहनाएगा बिहार की जनता को? आपको कैसे मालूम कि वही असली टोपी वाला है और कोई असली टोपी वाला है? टोपी से तो वही नहीं, असली टोपी का आपने बात की ना? देखिए ओवैसी हर वक्त टोपी लगाते हैं, ये तो टोपी लगा के उतार देते हैं ये तो। लेकिन ओवैसी तो हमेशा बिल्कुल, आप देखिए शेरवानी पहन के बिल्कुल अपनी अटायर में रहते हैं और मुसलमानों की हक परस्ती की बात करते हैं। यादव समाज भी मुसलमानों की हक परस्ती की बात करता है, अखिलेश यादव भी करते हैं, राहुल जी भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो उनको अपनी टीम में शामिल करना था तो वो तो बेचारे गाड़ी में भी नहीं चढ़ने आए, उनको तो पहले ही उतार दिया कि हम तुम्हें गाड़ी में नहीं चढ़ा रहे। नहीं, पहली बात की ये इससे डिसाइड नहीं होता कि असली मुसलमान वही है जो 24 घंटे टोपी लगाए, बेशक। और इससे भी डिसाइड नहीं होता कि असली हिंदू वही है जो 24 घंटे टीका लगाए, तिलक लगा के चले, रच्छा रोरी और सब कुछ करके चले। असली हिंदू तो वैसी को इंडिया ब्लॉक में नहीं देखिए, बिहार में भी उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। नहीं, आप उनके दिल के अगर आप इंटरव्यू देखेंगी तो ऐसे तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब उनसे इंडिया ब्लॉक का सवाल किया जाता है ना, तो उनकी भी आंखें ऐसे मायूस हो जाती हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में भी दर्द है कि आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया है, उनको नहीं बैठाया अपनी गाड़ी में। सुनिए, किसका साथ किसने नहीं दिया आप वो वही जानते। तो पता है आपको वैसे कैसे लीडर लगते हैं? पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। आपको ये मालूम है बिहार में जो अभी गठबंधन का फॉर्मेट है वो 2020 का फॉर्मेट है, राइट? वही है, बस मुकेश सहनी जी लास्ट टाइम उधर थे, इधर आ गए क्योंकि उनके विधायक को बीजेपी वालों ने तोड़ लिया तो हमारे तरफ आ गए। और ऑलरेडी 5-6 पार्टियां हैं, है ना? और जो चुनाव मैदान में उतरी हैं, सबकी अलग अलग बार्गेनिंग चल रही है। कोई कह रहा है 70, कोई कह रहा है 50 चाहिए, कोई कह रहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए, और एक महागठबंधन का बहुत बड़ा फॉर्मेट हो गया है। और फिर आप क्या कहते हैं कि अलायंस की बात कैसे होती है? मान लीजिए वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आएंगे, वहां बैठकर बात होती है ना। अलायंस करेंगे तो सीधे क्या वो मीडिया से अलायंस करेंगे क्या? अलायंस हमारी पार्टी से करनी है तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आएंगे, बैठेंगे और बात करेंगे 1 to 1 कि मैं भी सरकार का पार्ट बनना चाहता हूँ या मैं भी बीजेपी को हराना चाहता हूँ। असली तरीका ये होता है ना कि ऐसे होता है कि आप वो खुद नहीं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो एक लेटर लिखते हैं, लेटर लिखकर मीडिया को देते हैं कि, और हमारे यहाँ भी भिजवाते हैं, मीडिया को देते हैं वो कि मैं इस अलायंस, क्योंकि मैं चाहता हूँ, हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी को हराना और इसलिए हम लोग महागठबंधन का पार्ट बनना चाहते हैं। तो अगर आप मीडिया को दे रहे हो तो मीडिया जाइए अलायंस कर लीजिए। इसका मतलब है कि आप बेवजह उनको नोटिस थमा रहे हो एक माहौल बनाने के लिए कि देखो हमसे अलायंस नहीं कर रहा है, मुसलमान वोट इनको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, जो भी आपका तो क्या लग रहा है वैसी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं।
वो देखिए, पहली बात कि आपको भी मालूम है पॉलिटिक्स में गठबंधन में ये तरीका नहीं होता, तरीका बातचीत का होता है। और अगर आप आते हमारे यहाँ बात करने या महागठबंधन में किसी भी लीडर के सामने जाते, आप राहुल जी के पास चले जाते, खड़गे जी के पास चले जाते, तेजस्वी जी के पास चले जाते, या लालू जी के पास चले जाते, ऑफ द कैमरा जो बात होती है, क्या डिसाइड होता है क्या नहीं होता, फिर दोनों लोग निकलते हैं कि हाँ हमने डिसाइड किया कि हम अलायंस करेंगे, हमने डिसाइड किया कि हम अलायंस नहीं करेंगे, हाँ हम मुझे इतनी सीट चाहिए, ये देने को तैयार है और हम इनके साथ हैं, हमें मिलकर बीजेपी को हराना है। ये ना होती है हराने का तरीका। और अगर सच में आप गठबंधन चाहते तो अगर आप लेटर लिख लिख कर मीडिया को भेजते रहेंगे, देखिए देखिए मैंने लेटर लिखा इनसे अलायंस के लिए, हमसे मान नहीं रहे, इनको मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन हमसे अलायंस नहीं करना है, इसका मतलब है आप एक गेम खेल रहे हो। तो नहीं, बतौर लीडर हाँ वो वैसी कैसे लगते हैं आपको बतौर लीडर? देखिए लीडर तो लीडर होता है आपको, है ना, लीडर तो लीडर होता है। अच्छे बुरे कुछ लगते होंगे कि उनकी बातों से इत्तेफाक रखते? नहीं, हम चाहते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ने आते हैं सीमांचल में आते हैं लड़ाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर आपको बिहार में राजनीति करनी हो, चुनाव लड़ाना है और ये, तो आप सालों साल रहिए। आप सिर्फ चुनाव के टाइम पर आते हैं और आप सोचते हैं कि चुनाव के टाइम पे आऊंगा और कुछ बोल दूंगा और वोट ले लूंगा और जिता लूंगा। तो बिहार की जनता तो नहीं साथ देती है उनका। नहीं, पिछली बार जो जीते थे वो हमारे पास आ गए थे, उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, हमें उधर जाना नहीं था। तो कारण है कि बिहार के लिए आप बोल रहे हो, आप मुसलमान के लिए बोल रहे हो, तो आप बस चुनाव लड़ने के लिए आएंगे क्या? जमीनी तौर पर आकर आप उनके लिए आइए, वहां पर बैठिए, उनका दर्द सुनिए, उनके साथ हर रोज की जो समस्या हो रही सुनिए। आप नहीं सुनते ना। जो जीतता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के वोट से जीत जाएगा और सिर्फ हिंदू के वोट से जीत जाएगा। उसको हर जाति हर एक कौम का वोट मिलता है, साथ मिलता है ना। तो आप आइए, आप उस जगह पे रहिए। ये नहीं कि चुनाव आ गया आप चलो भाई अब आते हैं सीधे लैंड करते हैं पटना में और पटना से निकलते हैं फिर सीमांचल एरिया में, ऐसे नहीं होता ना। आप आइए वहां पर, और अलायंस करना है तो राजनीतिक पार्टी की तरह करिए। मीडिया और लेटर खेल कर तो होता नहीं। तो आप तो यूपी से भी ताल्लुक है जैसे शुरू में बताया और बिहार से भी ताल्लुक है, लेकिन आप आरजेडी की ही प्रवक्ता कैसे बनी? मतलब समाजवादी पार्टी की भी तो बन सकती थी। मगर मैंने बहुत शुरुआती में आपको बताया। कारण ये है कि उसमें कारण बहुत समाजवादी पार्टी में कभी अप्रोच नहीं किया आपको या किसी? नहीं, मैं उधर कभी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, ऐसे नहीं मिली हूँ। आपको मैं बताती हूँ कि अगर सोशलिस्ट जो पॉलिटिक्स जो 1990 में सरकार बनी और फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अपने चले गए, मैं देखती हूँ अगर किसी नेता को जिसने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया, 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, है ना, फिर भी हमारी पार्टी आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है लालू जी ऐसे हैं जो बिना डरे बोलते हैं, बिना डरे। उनको अगर वही ना, अगर उनको बाहर निकलना होता, अगर उनको जेल में नहीं जाना होता, है ना, अगर वो बीजेपी के साथ चले जाते, है ना, किसी भी, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन चूज किया कि भले हम 20 साल तक सत्ता में नहीं रहेंगे बट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे। तो एक आइडियोलॉजिकल अगर इससे देखिए तो आप लालू जी ही इज द बेस्ट, फैसिनेट, मतलब आपको प्रोत्साहित लालू जी की। दूसरे जो है कि हम लोग छात्र आरजेडी में जब थे और आप लालू जी के जो आवास है पटना में वहां पर चले जाइए, आज भी अगर उनकी इतनी तबीयत खराब रहती है ना, और बैठे रहते हैं, लेकिन शाम से उनका दरवाजा खुल जाता है सबके लिए खुल जाता है। और आप आइए, लालू जी से मिलना है आप मिलिए। और ऐसा नहीं है कि अच्छा ये है ये मिल सकते हैं, ये नहीं मिल सकते। और उनके सामने अगर 10 लोग आए हैं, ठीक है, और उसमें से 8 लोग ऐसे हैं जो बहुत, है ना, अपने आप की एलीट और वीआईपी और बहुत पढ़े लिखे बहुत पैसे वाले ऐसे, और एक गरीब वहां बैठा हुआ है, ठीक है, और लालू जी को पता चले गरीब है, रिक्शा चलाता है, वो रिक्शा चलाता है, और 10 लोग तो एकदम मार टाई बेल्ट ये सब लगा कर आए हैं, वो कहेंगे उनको रोको, पहले जो गरीब है उसको भेजो। और ये फैक्ट है। आप गई उनकी आवाज पे? मैं जाती, जब पटना जाती हूँ मैं जाती हूँ। तो क्या बातचीत करती हैं? क्या वो जब आपको टीवी पे देखते हैं वो आरजेडी को आप मतलब जो है डिफेंड करी, प्रेजेंट करती हैं, तो कभी उन्होंने कुछ कहा कि शाबाशी दी या कि अच्छा करती हो? एक तो अभी वो बोलते बहुत कम है ना, और दूसरे जब जाती हूँ तो फिर होता है कि आई हूँ प्रवक्ता हूँ, जब बताते हैं या कोई बताता है
तो बढ़िया करिए, मतलब करो, बढ़िया आशीर्वाद है। ऐसे इससे ज्यादा किसी से इससे ज्यादा हाँ। कुछ नहीं बोलते हैं वो, ये लेकिन बताइए, मिलते सबसे हैं। कंचन जी तो होगी पॉलिटिक्स की बात, अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं। प्रेम वगैरह के बारे में क्या सोचती हैं हाँ आप? हाँ 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 शादी वादी की कि नहीं? हाँ कंचन हाँ हाँ जानना चाहते हैं लड़के कि भाई अभी कंचना यादव जो है शादीशुदा है या नहीं, ये तो बताइए लोगों को, पता नहीं चलता है प्रोफाइल देख के। आपने बस 2 लाइन लिखी हुई है, कोई तो है? उस पे क्या, किस प्रोफाइल पे लिखा जाता है, तो मैरिड फिर भी अनमैरिड? हाँ, तो फिर अरे बहुत से लोग लिखते हैं ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, है। इनर। तो क्या है, शादीशुदा है या शादी करने का इरादा है? कैसा लड़का देखती हैं अपने जीवन में? नहीं देखिए, पहली बात कि अनमैरिड हूँ। हाँ, दूसरी बात, मुबारक हो। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। है हाँ, ना? लव इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हाँ, हाँ, तो व्हाट डू, कॉम्प्लिकेटेड मतलब नहीं कंचना है। यादव प्यार के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि एक लड़की के अंदर एक प्रेमिका रहती है बचपन से। हाँ वो तो हाँ, रहती है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि देखिए कि मेजोरिटी ऑफ मतलब इंडिया में मेजोरिटी ऑफ फीमेल जो हैं, हाँ, आपको भी मालूम है कि आज भी वो गांव में हैं, देहात में हाँ। हैं, या हाउसवाइफ की तरह काम करती हैं। ये इस सोसाइटी से एक जो ऑलरेडी समाज बना हुआ है ना, हम्म, कि ये फीमेल घर में काम करेगी, लड़की है तो, हाँ, लड़का है तो बाहर से कमा के लेकर आएगा, उस स्ट्रक्चर से निकलने के बाद एक जो नई दुनिया होती है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए चैलेंज नहीं होता है, और सामने वाले जो इंसान होता है उसको, उसके लिए भी एक्सेप्ट करना होता है कि नो, ये बदल चुकी है ना। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि बाहर वो काम कर सकता है, घर में मैं रहूंगी। अब बात इक्वलिटी की है, और मेरे लिए लगता है कि प्रेम जो है वो रिस्पेक्ट है, प्रेम जो है वो इक्वलिटी है, प्रेम जो है वो ये है कि अगर मुझे कोई चीज बुरी लग रही है ना, कोई चीज बुरी लग रही है, तो अदर पर्सन उसको समझ में आ जाए कि इसको ये चीज बुरी लग रही है। फीलिंग, वो फीलिंग, हाँ। एहसास। यू डोंट हैव टू कंप्लेन एवरी टाइम ना, ऐसा मत करो, वो मत करो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। ये एक अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, अब ये चीज जो है इसको हर्ट करती है, या ये चीज इसको हर्ट करता है, और इस अबाउट कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं एक प्रेमिका, एक किसी की वाइफ, एक किसी की लड़की, इसके अलावा मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और मेरी अपनी कुछ चॉइसें हैं, चॉइस है, ठीक है। मैं क्या करूंगी, मैं क्या पहनूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पॉलिटिक्स में क्या करना है, मुझे करियर में मैं क्या चाहती हूँ। हाँ, डेफिनेटली मुझे ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, मुझे सजेशंस की जरूरत पड़ेगी, आई विल टेक दिस सजेशन, मैं सजेशन लेने आऊंगी, मैं बात करूंगी, खुलकर करूंगी, बट कोई मुझे सिस्टम बनाकर उस पर थोप नहीं सकता। मतलब बंदिशें नहीं पसंद है। बंदिशें बिल्कुल हाँ। बंदिशें नहीं चलेगी, क्योंकि आप नहीं, तुम्हें यही करना है, तुम्हें वही करना है, तुम ऐसे ही रह सकते, तुम यही कर सकते, नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कई दफ़ा मतलब मैं भी एक लड़की हूँ, और जब इस तरीके की बातें होती हैं तो क्या लगता है कि एक ऑरा सेट हो जाता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या आप बहुत मुखर होकर बात करती हैं, कि आपकी बात बॉलीवुड से लेकर पार्लियामेंट के तमाम चीज़ों पे रहती है, तो हमारा समाज अभी भी उसको एक्सेप्टेंस देने के बजाय, यानी बहुत तेज है। क्या आपको इस तरीके की चीज़ों का सामना आ रहा है? लड़की बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है, बहुत बोलती है, और बोलती हुई लड़की बहुत चुपती है, या आज भी द फैक्ट है। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको कभी लगा हो कि यार कि जेएनयू से पढ़ाई कर ली, बीएचयू से पढ़ाई कर ली, प्रवक्ता बन गई, हर चीज़ों पे राय रखती हूँ, हर बात को सलीके से कहना आता है, लेकिन फिर भी समाज जो है कह रहा है कि बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो तेजाई का ये जो मैटर है, ये लड़कियों के लिए क्या है? क्यों है ये? मतलब क्या है इसके मायने? एक फियर है, ये जस्ट फियर है। जो लोग कहते हैं कि जो है कि आप ये भी देखे होंगे, जब दो लोग के रिश्ते होते हैं, तो आप अक्सर देखेंगे कि जो लड़के की तरफ से लोग होते हैं, वो इसकी बहन हो या परिवार में कोई हो, अरे लड़की तो बड़ी तेज है ना, तो इसका मतलब उनके मन में एक फियर है। वो उनको लगता है कि अरे इसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, व्हाई यू वांट टू कंट्रोल हर, आपको कंट्रोल करना ही क्यों? लेट हर फ्री, जस्ट लेट हर फ्री, है ना। वो उसकी भी करियर है, उसकी भी लाइफ है, उसकी भी चॉइसेस हैं, वो भी कुछ है, आपके लड़के के बराबर है ना। तो उसको कंट्रोल क्यों करना है आपको? तो ये हमको लगता है कि जो आप चीज कह रही हैं, जो आप कहते हैं अरे लड़की बड़ी तेज है, तो अब तो मैं इसको प्राउड के तौर पर देखने लगी। अगर कोई कहता है अरे ये तो बहुत तेज है, ये कंट्रोल नहीं होगी,
हाँ नहीं होंगी, हाँ हाँ, कंट्रोल ही क्यों करना है हमको? भाई, क्यों करना नहीं है? होंगी हाँ, कंट्रोल। क्यों हम कोई हाँ ना, कोई देखो कुत्ता बिल्ली कोई जानवर थोड़ी है कि आप कंट्रोल कंट्रोल करोगे। और स्टूपिड नहीं है कि ये भी नहीं मालूम कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ सीरियसली, हमें मालूम है हम कर क्या रहे हैं। तो ये तो इसलिए ना क्योंकि लड़कियों की बड़ी, आपने वो टर्म देखा होगा, पसंदीदा मर्द और पसंदीदा औरत, ठीक है? हाँ, तो लड़कियों का जो पसंदीदा मर्द क्या होता है, कंचना यादव की नजर में लड़कियों का पसंदीदा मर्द क्या हाँ। होता है कि जो उसकी लगे कि यही है भाई मेरा ड्रीम बॉय, यही है मतलब। नहीं, हमको लगता है कि वो हो पसंदीदा मर्द में हमको ये ऐसा नहीं होता कि उसके पास बहुत पैसे हो। हाँ। मेरे लिए ये भी नहीं है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो, हम्म। बहुत बड़ा नाम हो। इस सब एक टाइम पे शायद ना आपके दिमाग में ये सब होता है, लेकिन जब आप लाइफ को धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हो ना, ये सारी मिथ टूट जाती हैं। फिर आपको एक साथी सिर्फ चाहिए होता है। साथी से मुझे याद आया कि प्यार मोहब्बत की वजह तेजस्वी क्या माफ कीजिएगा, तेज प्रताप जी ने जो है एक साथी चुना, वो तस्वीर आई मोहब्बत की, तो पार्टी ने उनको क्या सजा दी, उनको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। क्यों ऐसा किया? मोहब्बत ही तो की थी, क्यों जालिम जमाने ने उनसे उनका जो है पार्टी से उनको अलग कर दिया? बताइए। देखिए उनका उनका दर्द जो है, एक तो पहली बात उनका पारिवारिक मामला है। हाँ, ठीक है, पर्सनल मामला है, पारिवारिक मामला है। घर में उनके क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना, किस वजह से निकाला गया, क्योंकि पिछले वाला मामला भी अभी लीगल अभी वो हुआ नहीं पूरी तरह से। हाँ, वो पूरी तरह से डिवोर्स हुआ नहीं है। और दूसरा मैरिज शायद आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक पहला आप हुआ तो नहीं शादी हो। तो नहीं की उन्होंने, तो बस एक वीडियो आ गई तो उन्होंने कहा कि प्रेम तो हम करते हैं। उन्होंने प्रेम करने में क्या बुराई है? हाँ, लेकिन उन्होंने प्रेम तो उनको हर निकाल कोई दिया। वो करता है। कहते हैं ना कि मतलब रह रहे हैं इधर ही कहीं रह रहे हैं, उनसे पूछते हैं लोग कहाँ रह रहे हो, यहीं है, कहाँ जाएंगे? लेकिन नहीं, हमको लगता है कि इस पे लालू जी ने जो डिसीजन लिया, प्यार करने की वो सजा इतनी बड़ी तो नहीं देनी चाहिए थी लालू यादव को। देखिए अब वो डिपेंड करता है किस सजा है कि किस चीज का है कि क्या है, वो उसके उतना डिटेल में मैं नहीं जानती हूँ। हाँ। लेकिन इतना मालूम है कि उनका जो डिसीजन रहा होगा प्रेम का, और उनका जो डिसीजन रहा होगा एज ए फादर, है ना, दोनों ने, पिता और पुत्र ने अपना अपना डिसीजन लिया। ठीक है। और परिवार की कलह से एक और बात सामने है कि मीसा भारती भी कभी तेज प्रताप की तरफ रहती हैं, कभी तेजस्वी की तरफ रहती हैं। परिवार में भी है, मिक्स थॉट है चीज़ों को लेकर। क्या है इस पर? जब आपके घर ही में कलह है तो फिर बिहार में कैसे? ऐसा कहाँ, ऐसा तो कहीं कभी कोई कला तो दिखती नहीं, नहीं है। उनको अलग कर दिया ना। मीसा भारती का सॉफ्ट कॉर्नर कभी इधर रहता है, हालांकि भाई बहन है हाँ यार, हाँ, भाई ये बहन है ना। हाँ, भाई बहन में कि तो जब तक लड़ाई नहीं होगी तो कैसे चलेगा? लड़ाई होता है, हाँ। प्यार होता है, मुंह भी एक दूसरे से हम्म। फुलाते हैं, फिर मनाते भी एक दूसरे से हैं। और परिवार में इस तरह से भाई बहन देखो नाराज, इस तरह से राजनीति घुसा देना, आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, पॉलिटिक्स से बियॉन्ड है ये। तेज प्रताप से मुलाकात हुई है कभी आपकी? हम जाते थे जब पार्टी, हाँ। जब पटना जाते थे हाँ। पार्टी ऑफिस में मिलते अच्छा, होते थे। तेज प्रताप सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर हैं पूरे, मतलब बिहार के, आप कहिए अगर होल पॉलिटिक्स देखें तो तेज प्रताप आपको, मतलब उनकी बात करने का सलीका तरीका, कभी आपसे मुलाकात बातचीत हुई, कभी कोई ऐसा मजाकिया आपका काउंटर हुआ उनके साथ कि बस काम की बात ही होती है? नहीं नहीं, अब जब जब अभी तो शायद ऑफिस में अब आते हाँ नहीं होंगे, हाँ। तो मैं जब पहले जाती थी तो मिलते थे, तो मैं उनके रील्स पे बहुत चर्चा उनसे करती थी। तो क्या कहते थे? हाँ, रील्स ही तो है उनकी जो उनको लोगों में बस बनाए। उनके यूट्यूब चैनल भी तो चलाते हैं, वो मुझे ब्लॉगर लगता है हैं। कि देखिए कि क्या होता है इंसान हाँ। की, आप कमाते हो, आप हाँ। कोई काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप फैमिली बनाते हो, हाँ। या जो भी जीवन में आप करते हो, सिर्फ एक चीज के लिए, खुश रहने के लिए। अगर वो यूट्यूब पर हैं, रील्स बना रहे हैं, या काम कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, या प्रेम कर रहे हैं, जिस चीज दैट में इज गुड। खुश हैं, हाँ, उनकी जो चॉइस है, उनकी लाइफ पॉलिटिशियन है। भी तो आखिर है तो इंसान ही। तो देखिए अब इस पर उतना मैं डिटेल में नहीं जाना हाँ, चाहती थी। इस देश लेकिन में बहुत नेता हैं, हाँ ठीक है, इस देश में बहुत नेता हुए हैं हाँ और रहे हैं, तो उसमें मैं इसलिए पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी करना नहीं, लेकिन हमको कंचना उतना जो है, आप ये बताइए, पर्सनल लाइफ उनकी नहीं करते हैं तो अभी आप सिंगल हैं। इसी के साथ बात को एंड करते हैं। अभी आप सिंगल हैं और आरजेडी की प्रवक्ता हैं, और अभी शायद यहाँ से डिबेट जाएंगी शायद। हाँ, यहाँ से डिबेट ही जाने का प्लान है। तो शादी वादी का क्या प्लान है? अरे शादी वादी का कुछ प्लान? शादी ऐसा पूछते हैं ना, आंटीज पूछती हैं, मैंने कहा लो मैं भी एक दफा पूछ लूं। तो है कोई, है कुछ? शादी का प्लान तो देखिए, आई बिलीव इन मैरिज। मैरिज, परिवार, बच्चा, घर, है ना, You believe और in? हाँ, मुझे इस पे भरोसा है। आई तो मतलब फैमिली में, है ना, हाँ। मैं परिवार में रहने वाली हूँ, परिवार में हमेशा पली बड़ी हूँ। मुझे परिवार के साथ भी रहना अच्छा लगता है, तो मैरिज करना है।
इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, करेंगे जल्दी। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एंड हाँ, थैंक यू, आपने अपना वक्त निकाला और हमने ये चिट चैट की, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।